नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव खत्म हो गया, 4 जून को मतगणना भी हो गई। उसके बाद हम सभी को इसका इंतजार था कि सरकार किसकी बनती है, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत आता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो गया, यानी कि बीजेपी जो है समर्थन जुटा पाई, 272 का जो जादुई आंकड़ा था उसे पार कर ले गई और गठबंधन की सरकार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार चलाने वाले हैं। पहली बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये चीफ मिनिस्टर रहे थे गुजरात के, तब भी इन्हें गठबंधन के सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। मतलब पूर्ण बहुमत में थे तो जरूरत ही नहीं पड़ा था। और इससे पहले भी दो टर्म 2014 से लेकर के 2024 तक अपने 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी इन्हें गठबंधन की सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इन्हें पूर्ण बहुमत था। अब इस बार जो है बीजेपी और टीडीपी और अन्य घटक दलों, एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं, इनके साथ मिलकर के सरकार बनाने में सफल हो गए। 9 जून को शपथ हो गया और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 81 मैक्सिमम नंबर जो है वह 81 मिनिस्टर जो है शपथ ले सकते हैं और इसमें से 72 का आंकड़ा ये छू लिए हैं। 71 मिनिस्टर है और एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद है, तो 72 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 9 स्थान अभी खाली है। विभिन्न राज्यों में चुनाव अभी होने वाला है, विधानसभा का चुनाव, तो उम्मीद किया जा रहा है कि तब ये भरेगा। लेकिन अब एक नया मसला उभर करके सामने आ गया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये मसला क्या है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखेंगे, यहीं से आपको चीजें क्लियर नजर आ जाएगा। उसके बाद हम इस पर विस्तार से डिस्कशन कर लेंगे। मोदी के 71 मंत्रियों में से 28 पर हैं क्रिमिनल केसेस। यानी कि आप समझ सकते हैं, कहने का तात्पर्य यहां पर है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं जो नीति निर्माण करेंगे, ये हमारे आपके लिए नीति निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे और खुद इन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन पर गंभीर किस्म का आरोप है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का, मर्डर करने का, रेप का, इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बावजूद भी इन्हें मिनिस्टर बनाया गया है और ये आंकड़ा कम नहीं है। 71 मिनिस्टर में से 28 मिनिस्टर पर अगर आप ये कह सकते हैं कि आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, तो एक प्रश्न तो ये उभर करके सामने आता है कि फिर ये आगे चल करके जनप्रतिनिधि हैं और जनता के लिए किस तरह के कानून बनाएंगे जो खुद कानून का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो यहां पर इसी बात को अगर आप देखेंगे तो एडीआर की रिपोर्ट सामने आ गई है और एडीआर की रिपोर्ट में बहुत प्रमुखता से इस बात को दर्शाया गया है, विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है और विभिन्न जो देखिए, जब नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, उस समय जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी को प्रॉपर जानकारी देना होता है। आप कहेंगे ना कि भाई कहां से जानकारी मिल गया एडीआर को, एडीआर कैसे जान गई कि किस मिनिस्टर पर क्या चार्जेस हैं, है ना, मर्डर के चार्जेस हैं या रेप के चार्जेस हैं। तो ये जानकारी जो है वह रिपोर्ट अपने तरफ से नहीं कह रहा है, आपको समझना है। ये जानकारी जो है वह मिनिस्टर्स या जो भी अभी कैंडिडेट विजयी हुए हैं वे खुद ही उन्होंने घोषणा किया है। जब भी नॉमिनेशन करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर के, तो उसमें सभी जानकारी उस फॉर्म में भरा जाता है। यानी कि उनकी शिक्षा क्या है, उनके पास संपत्ति कितना है, उनके संबंधियों के पास कितनी संपत्ति है, जो ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं। इसके अलावा उन पर केसेस क्या दर्ज हैं, कोई मुकदमा चल तो नहीं रहा है, किसी में सजा याफ्ता तो नहीं है, चल अचल संपत्ति क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनके पास लाइसेंस वाला कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, सारी चीजें जानकारी देनी होती है। अब आप कहेंगे कोई व्यक्ति इसमें जानकारी ना दे, तो अगर जानकारी ना दे और बाद में पता चल जाए चुनाव आयोग को, और पता चल ही जाता है, क्योंकि जब आप इलेक्शन में होते हैं ना, तो 3 पुश्त पहले आपके घर में कुछ काम हुआ होगा, कुछ समस्याएं खड़ी हुई होगी, वह भी उभर के सामने आ जाएगा। क्योंकि हजारों दोस्त बनेंगे तो आपको हजारों दुश्मनों का भी सामना करना पड़ेगा। राजनीति चीज यही है। तो वहीं से कहीं ना कहीं से छन करके ये जानकारी जो है वह पहुंच जाएगा चुनाव आयोग के पास और प्रूफ के साथ पहुंचेगा, और फिर उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरफ से। दोषी अधिक पाए गए और लगा कि वाकई आपने छुपाया था, तो संभव है आपको बैन भी कर दिया जाए चुनाव आयोग के द्वारा, संभव है चुनाव लड़ने से आपको रोक दिया जाए। तो ये सब चीजें हो सकता है, इसीलिए बहुत सख्ती चुनाव आयोग इन चीजों पर दिखाता है। ये जो मिनिस्टर्स आपको अभी मैं आपको बताऊंगा, नाम बताऊंगा, तो एडीआर की रिपोर्ट में ये पूरा आया है कि बहुत सारे मिनिस्टर जो है खुद ही ये जानकारी नॉमिनेशन के थ्रू दिया है उन्होंने कि उन पर गंभीर आरोप है। देखिए, यहां पर आप न्यूज़पेपर की कटिंग पर देखिए,
गूगल पे जाकर के यदि आपको विस्तार से चीज़ों को समझना है, एडीआर के रिपोर्ट को, मैं तो यहाँ कंक्लूजन बताऊंगा आपको, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन विस्तार से चीज़ों को समझना है, प्रॉपर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सोखना है उसके वेबसाइट पर जाकर के चीज़ें चाहिए मुझे, तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे सर्च किया 28 मिनिस्टर्स इन मोदी 3.0 कैबिनेट फेस क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट, एडीआर की रिपोर्ट है ये। तो जैसा ही आप ये करेंगे तो आपको ढेर सारा यहाँ पर छन करके चीजें आ जाएगा, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये कहा गया है, इन शॉर्ट्स ने भी इसको डाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे कवर किया है, इसने तो परसेंटेज भी निकाल दिया कि 39% मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर। अगर आप 71 में से 28 आ गए तो कुल मिलाकर के अप्रोक्स 39% पर ये आ जाएगा। तो यही मामला यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हर जगह आप देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, इंग्लिश ने भी इसे किया है, बाकी सभी न्यूज चैनल ने इसे अपने अपने तरीके से इस चीज को प्रमुखता से उठाया है। क्योंकि देखिए जनता को ये जानने का हक है, जानना जनता के लिए जरूरी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है, इसके द्वारा विभिन्न रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं। इसके द्वारा यह भी रिपोर्ट जारी किया जाता है कि आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं वो कितना अमीर है, उनके पास पैसा कितना है, कितने मिनिस्टर ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, और क्या चार्जेज उन पर है, जो क्रिमिनल चार्जेज आया। विभिन्न पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट में ये दायर करती रहती है, ठीक है। 17C पर जो डिबेट हुआ था फाइनल वोटर टर्नआउट को लेकर के, याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, चुनाव आयोग पर उंगली उठा था, तो इसमें भी एडीआर की भूमिका थी। एडीआर जो है वह पीआईएल लेकर के सुप्रीम कोर्ट सीधा पहुंच गई थी। तो ये सारे मसले जो हैं ये एडीआर के द्वारा उठाया जाता है। अच्छी बात है, ऐसी संस्था किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए। तो इसने रिसर्च किया जितने भी मिनिस्टर्स थे उन पर, और उसके आधार पर चीजें निकाली है। अब चलिए जरा विस्तार से चीजों को बारीकी से समझ लेते हैं, ठीक है। 28 ministers in the third Narendra Modi government have criminal cases against them with 19 of them facing serious charges। ठीक है, यहां पर स्पष्ट कह दिया गया है कि 28 मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 में अगर आप देखेंगे तो उन पर क्रिमिनल केसेस है, और उसमें से स्पष्टता यह बता दिया गया है कि 19 ऐसे मिनिस्टर्स हैं, इस 28 में भी 19 ऐसे हैं जिन पर जो है सीरियस चार्जेस है। अब यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि यानी कि गंभीर किस्म के आरोप इस 19 पर है, 19 पे। तो क्या गंभीर किस्म के आरोप हैं, उस पर मैं आपको लेकर के आऊंगा, उस पर हम बात कर लेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ आरोप की बात करेंगे तो मर्डर का आरोप है, किसी के हत्या करने का आरोप है। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो है उसको जघन्य अपराध माना जाता है, गंभीर अपराध माना जाता है। अगर आप इंडियन पीनल कोड के हिसाब से देखेंगे, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से देखेंगे तो महिलाओं के अगेंस्ट अपराध भी है। हेट स्पीच को लेकर के बात किया गया। हेट स्पीच कहने का मतलब यहां पर हो जाता है नफरत फैलाना। अब ये नफरत फैलाने की बात कहां, यानी कि चुनावी रैली वगैरह में या कहीं पर कुछ स्पीच दे रहे हैं, लीडर हैं, किसी रैली में कहीं जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वहां इस उद्देश्य से कुछ ऐसी बातें करना कि दो समुदाय में दंगा हो जाए, ठीक है, एक समुदाय को नीचा दिखाना या कुछ भी इस तरह की बातें करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, इस तरह की चीजें जो हो जाएगा वो नफरत फैलाने के संदर्भ में आएगा, हेट स्पीच माना जाएगा। और इसे भी आप कह सकते हैं कि सीरियस क्राइम माना जाता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, प्रशासनिक ताना बाना पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और शासन प्रशासन के लिए स्थिति बहुत, आप कह सकते हैं कि दंगा अगर कहीं हो जाए, कहीं फसाद हो रहा हो तो सभी के लिए, मार्केट पूरा बंद हो जाता है, इन चीजों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, तो इसे भी गंभीर अपराध में लिया जाता है। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि कई मिनिस्टर्स पे ऐसे जो है गंभीर किस्म के आरोप हैं, जिसमें दो को लेकर के बात करते हैं, तो दो अगर व्यक्ति की बात करेंगे, इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेज है, ठीक है, और ये आईपीसी सेक्शन 307 के तहत, आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता 307 के तहत जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगता है, ठीक है। तो इन पर जो है दो लोगों पर ये बेहद गंभीर किस्म का आरोप है, दो मिनिस्टर पे। अब ये दो लोग कौन कौन है जरा देखते हैं। देखिए शांतनु ठाकुर है, शांतनु ठाकुर को मिनिस्टर बनाया गया है। कौन से मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इन्हें दिया गया है, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति हैं सुकांता मजुमदार, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये हैं। ये दोनों जो हैं इन पर गंभीर किस्म का आरोप है, 307 आईपीसी के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का इन पर चार्जेज है, तो बहुत जघन्य तरह का अपराध इन पर है। अब आगे फिर क्या कहा गया है, एडीआर रिपोर्ट्स यह कहता है कि 5 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं, यानी कि महिलाओं को छेड़छाड़ करने का आरोप है, या रेप के आरोप हैं, या इस तरह से मतलब महिलाओं
कि किसी भी प्रकार से उनके अस्तित्व को लेकर के, उनकी महिमा को आप कह सकते हैं कि अक्षुण्ण करने की कोशिश किया गया है, गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। इन सभी मामलों के तहत अगर देखेंगे तो ये जो मामले आते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं। तो ऐसे 5 मिनिस्टर हैं, ये आंकड़ा भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। ये इससे निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न उठेगा कि अगर मिनिस्टर्स जो हैं उन पर मर्डर का चार्जेज है तो फिर बाकी लोग जो हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि नियम तो हमारे लिए वही बनाएंगे, कानून कायदे वही बनाएंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और सबसे अहम बात, मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हमें देख रही हैं, गर्ल्स देख रही हैं, तो उनके लिए आप मुझे जरूर बताइए कि ये 5 मिनिस्टर ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया गया है और जघन्य किस्म का अपराध इसे माना जाता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि कोई मिनिस्टर जिस पर महिला को छेड़छाड़ करने का आरोप है, वो अगर मिनिस्टर बन जाते हैं तो समाज पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके तब तक जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 मिनिस्टर्स में भी बताया गया है कि नाम देख लेते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बंदी संजय कुमार। अब जरा समझ सकते हैं यहाँ पर, ये जो है मिनिस्टर्स हैं ये स्टेट फॉर होम हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्हें दिया गया है गृह मंत्रालय का स्टेट का प्रभार और इन पर महिलाओं के विरुद्ध जो है वो आरोप है। तो समझ सकते हैं कि मंत्रालय कौन सा उनको मिला है। उस हिसाब से भी बड़ा दिलचस्प ये आंकड़ा लगता है। शांतनु ठाकुर की बात मैंने पहले कहा था, सुकांता मजुमदार की बात मैंने पहले भी कहा था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एंड टूरिज्म सुरेश गोपी जी की बात यहाँ पर आई है। और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं जुअल ओराम। तो इन पर भी चार्जेस जो हैं वह 5 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। अब यहाँ पर 8 मिनिस्टर ऐसे भी हैं जिन पर नफरत फैलाने का आरोप है। ये 8 मिनिस्टर देखिए यहाँ पर है, केस रिलेटेड टू हेट स्पीचेज। हेट स्पीचेज क्या है मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो ये इस पर है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे 28 आउट ऑफ 71 मिनिस्टर्स जो हैं उन पर जो क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। अगर आप परसेंटेज में इसे देखेंगे तो पहले भी बताया मैंने, ये आपको 39% ऐसे होंगे जिन पर क्रिमिनल केसेस लगाए गए हैं। अब इस बात को समझिए कि एक काम इस मिनिस्ट्री में नरेंद्र मोदी साहब ने ये किया जब सोमवार को पोर्टफोलियो का बंटवारा हो रहा था, ठीक है, क्योंकि संडे को शपथ ग्रहण हुआ था शाम में राष्ट्रपति भवन में 7:15 से ये समारोह शुरू हुआ था, आपने देखा होगा। उसके बाद जब सोमवार को पोर्टफोलियो का बंटवारा हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग में बैठे उन्होंने पहले ही लाइन में कह दिया कि आप में से अधिकांशतः मिनिस्टर अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहेंगे, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज मैं चाहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा बता दूं, क्योंकि इससे एक मुद्दा जुड़ करके आएगा, मैं वहां जोड़ूंगा, आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्यों ये कहना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर एक कमिटी होती है, उसका नाम है CCS। अब CCS क्या होता है सही समझिए, यहां पर CCS का मतलब है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ये कमिटी जो है वह सुरक्षा से संबंधी चीजों को देखता है। देश भर में सुरक्षा से संबंधी क्या मसले होंगे यह काम इनका देखने का है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट ये सलाह दे रहे होते हैं। अब आप ये पूछना चाहेंगे ना कि सर इसमें कौन से मिनिस्टर्स होते हैं। देखिए कुछ मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं इसके तहत, जैसे कि आप मैं लिख ही देता हूं यहां पर ताकि आपको ध्यान रहे। जैसे कि गृह मंत्रालय होगा इसके तहत, यानी कि गृह मंत्री जो भी होंगे देश के वो इसमें शामिल होंगे CCS में। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। उसके बाद कौन से होंगे? रक्षा मंत्री होंगे, और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, आप जानते हैं। उसके बाद कौन होंगे? वित्त मंत्री होंगे, और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। यहां से एक बात और भी आपको मैं बताऊंगा, उससे आपको देखते रहना है। उसके बाद क्या है? विदेश मंत्रालय, यानी कि विदेश मंत्री होंगे, और इसमें कौन है? S जयशंकर साहब हैं। तो ये जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रालय है, वह CCS में शामिल होता है। अब एक बात समझ लीजिए, यहां पर गृह मंत्री, ये 18वीं लोकसभा का आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। 18वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और S जयशंकर जो है वह विदेश मंत्री हैं। ये 18वीं लोकसभा में। आपको एक चीज मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि जब 17वीं लोकसभा था, 17वीं लोकसभा, उसमें भी सारे पोर्टफोलियो यही हैं इन लोगों के। गृह मंत्री अमित शाह ही थे, अगर देखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थे, S जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। यानी कि सेम पोर्टफोलियो इनका रहा। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब एक बात यहां समझ में आता है कि सुरक्षा संबंधी जो CCS ग्रुप को अगर आप देखेंगे, बिग 4 या बिग 5 मिनिस्ट्री आप इसे कहते हैं कई बार, है ना। तो ये जो
सर्वोत्तम समिति होती है सुरक्षा संबंधी, जब आप इसमें बदलाव नहीं करते हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स आप बाहर से लाते हैं, उन मिनिस्टर पर जिन पर आप 71 में से 28 पर आपके आपराधिक मामले दर्ज हैं, खास करके महिलाओं के खिलाफ है, 5 मिनिस्टर्स पर लगा हुआ है, 8 पर जो है वो आप कह सकते हैं नफरत फैलाने का है, 19 पर गंभीर आरोप है। तो ऐसा भी तो किया जा सकता था कि ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं ऐसे होते जो दागदार छवि के नहीं होते, स्वच्छ छवि के होते, अच्छे चेहरे होते, या कोशिश किया जा सकता था। क्योंकि जब मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो का बंटवारा होता है, मिनिस्टर को शपथ दिलाया जाता है, आप सोशल इंजीनियरिंग देखते हैं, है ना? किस जाति से आ रहा है, किस कास्ट से आ रहे हैं, मतलब रिलीजन क्या है, क्षेत्र कौन सा उनका है, किस भाषा को बोलने वाले हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को आप देखते हैं, विभिन्न चीजों को देख करके खूब माथापच्ची करके आप देखते हैं कि ये चीजें होता है। 4 जून को काउंटिंग हुआ था, रिजल्ट आ गया था, ठीक है, और 4 जून के बाद 9 जून को शपथ होता है। तो ये बीच में जो काफी आपको समय मिल गया 5-6 दिन का, इसमें आपने पूरी तरह से ये डिसाइड किया कि किनको मिनिस्टर बनना है। तो विभिन्न पहलुओं को आपने देखा, मैंने पहले भी कहा, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, नस्ल, लिंग, विधानसभा चुनाव कहाँ कहाँ होना है, अपने घटक दल को संतुष्ट करना है, ये सब चीजें आपने देखा। काश ये भी देखा होता, है ना, कि किन पर कितने आपराधिक मामले। यानी कि यहाँ एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? एडीआर की रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? क्या राजनीतिक लोग जो हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए कानून बना रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम क्रिमिनल लोगों को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं और क्रिमिनल लोगों को हम मंत्री बना रहे हैं, वो चुनाव जीत करके जा रहे हैं, हम उन्हें टिकट दे रहे हैं, समझ गए? तो यानी कि लोगों की इस भावना का वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। वो इस भावना का ख्याल रख रहे हैं कि किस जाति को मिनिस्टर बनाना है, लेकिन ये नहीं रख रहे हैं कि स्वच्छ छवि का व्यक्ति होना चाहिए, इमेज साफ सुथरा हो, ऐसा नहीं। यानी कि क्या जनमानस, डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे, सिर्फ ये मिनिस्टर्स की बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ये बताइए कि ये मामला केवल मिनिस्टर्स का है या हम लोग भी इसमें दोषी हैं? क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करके कौन भेजा? हम आपने ही तो वोट दिया है ना उन्हें, हमारे वोट से जीत करके वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। तो यही बात है यहाँ पर है कि जनता को भी यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को आप पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। और फिर जो राजनेता हैं, जो कह सकते हैं कि नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, निर्णय लेने वाले लोग हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि कम से कम मिनिस्टर्स की टीम में ऐसे लोग ना रखें जिन पर गंभीर किस्म के आरोप हों, खास करके मर्डर के चार्जेस, वो भी सेक्शन आईपीसी सेक्शन 307 का चार्ज है जिस पे हो, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो, नफरत फैलाने का अपराध हो, वे लोग मिनिस्ट्री से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। जनता का विश्वास डेमोक्रेसी की तरफ और ज्यादा बढ़ पाएगा। तो ये पूरा डिबेट जो है एडीआर की टीम ने ये किया है, एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है। एक संभावित प्रश्न है और ये क्विज है आपके लिए, आपको बताना है, वो केवीसी टाइप होता है ना, तो समझ लीजिए कि आपके लिए केवीसी टाइप है। आप हॉट सीट पर बैठे हैं और मुझे छोटा मोटा आप अमिताभ बच्चन मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री पद पर कार्यरत हैं, भारत के विदेश मंत्री कौन है? यदि इस लेक्चर को आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने ये हिंट दे दिया है, इस नाम के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। 4 नाम यहाँ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर। एक हिंट और देता हूं कि जो भी विदेश मंत्री अभी हैं, यानी कि 18वीं लोकसभा का चुनाव में अभी जो है, वह 17वीं लोकसभा में भी थे, यानी कि एक ही पद पे। और एक और हिंट दे देता हूं, ये पहले पूर्व सिविल सेवक रह चुके हैं, आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर के, मतलब विदेश मंत्री बनने से पहले प्राइम मिनिस्टर के ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। ये इतना हिंट काफी है, अब मैं ज्यादा हिंट नहीं देने वाला हूँ। हाँ, एक हिंट और है कि जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। तो आप में से जो लोग इसके विषय में जानते हैं, 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने अहम जानकारी जो है, आप अपने विचार जो देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि ये जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है, आप कह सकते हैं कि समाज में आप अपराधीकरण का संस्कृति बढ़ता जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, अपराधियों को, तभी तो चुनाव जितवा रहे हैं और तभी तो वो जा रहे हैं पार्लियामेंट में। और जब जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उन्हें मिनिस्टर तक का शपथ दिया जा रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है कि इन पर किस तरह का आरोप है। तो ये जो अपराधीकरण की मानसिकता समाज में बढ़ती जा रही है, ये समाज को किस दिशा में ले जाएगी, है ना। और क्या जो राजनीतिक लोग हैं
उन्हें इस पर लगाम लगाना चाहिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, 2 मिनट का समय रहेगा। दूसरी बात देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो कीजिए ही और ख़ास करके शेयर कीजिए। और सबसे अहम, यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ, लोगों तक शेयर कीजिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।